हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1526 एडी टू 1627 एडी का एक यूनिट है शेरशाह के ऊपर। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों के ऊपर बात की थी। आज के लेक्चर में हम शेरशाह के भू राजस्व सुधारों पर या लैंड रेवेन्यू जो रिफॉर्म उसके थे उस पर आज हम बात करेंगे। शेरशाह के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स को इतिहास में एक यूनिक प्रकार का एक प्रशासनिक प्रयोग माना जाता है। शेरशाह का जो भू राजस्व सुधार है, ऐसा नहीं है कि इतिहास में उसने पहली बार लैंड रेवेन्यू के फील्ड में कुछ स्पेसिफिक उसने काम किया अलग। हम इतिहास में पहले भी इस प्रकार के उदाहरण पाते हैं कि जब शासकों ने भू राजस्व के इस दिशा में एक अलग कदम उठाए या कुछ पिछले शासकों से अलग किसी प्रकार का कार्य किया, जिनमें हम सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी को इस दिशा में प्रयास करता हुआ हमने पढ़ा है। लेकिन जो शेरशाह की नवीनता भू राजस्व के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस बात में थी कि उसने किसान या रैयत की सुरक्षा पर विशेष बल दिया। जब हम शेरशाह के भू राजस्व सुधारों को पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक बात पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उसके भू राजस्व सुधार का मुख्य उद्देश्य रैयतों की सुरक्षा था। और शेरशाह का ये मानना था कि जो रैयत या किसान हैं वो कृषि उत्पादन या एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसकी धुरी होते हैं, वो सेंटर में हैं। और जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक प्रोडक्शन में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की जा सकती है। क्योंकि शेरशाह के समक्ष भी पहले के उदाहरण थे, जब चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो या उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी हो, जब भू राजस्व के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर लगान या वसूली की गई, लेकिन कृषि में बढ़ोतरी या उत्पादन में बढ़ोतरी हमने देखा कि उस समय नहीं दिखाई पड़ती है। और बहुत बड़े पैमाने पर लगान की वसूली की दरें बढ़ा दिए जाने से भी या कठोरतापूर्वक लगान वसूलने से भी राज्य की इनकम में लंबे समय तक वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी। तो ऐसे में शेरशाह ने इस बात पर बल दिया कि सबसे पहले किसानों को संतुष्ट करना ज़रूरी है। जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि केवल भू राजस्व की दर में वृद्धि करके राजकीय आमदनी में वृद्धि नहीं की जा सकती है, क्योंकि वैसे भी भू राजस्व की जो दर है वो अपने अधिकतम दर तक पहुंच चुका था। जैसा कि हम लोगों ने सल्तनत काल के इतिहास को अगर पढ़ा होगा तो उसमें खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व सुधारों के दौरान हमने पढ़ा कि उसके दौरान भू राजस्व की जो दर है वो 50% तक पहुँच चुकी थी। तो इसलिए अब राजकीय आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक था। और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र की सरकार का आय का मुख्य स्रोत उस समय भू राजस्व ही था। और लगान के अलावा व्यापारिक कर, नमक कर या टकसाल जो कर हुआ करते थे वो भी आय के प्रमुख साधन थे। लेकिन लगान जो था वो राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था और सरकार किसान से सीधे लगान वसूलती थी। यहाँ पर अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह की भू राजस्व की जो पद्धतियाँ हैं सुधार की, उसकी अगर तुलना करें तो हमें पहला अंतर उद्देश्य के आधार पर ही नज़र आ जाता है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व सुधार किया उसका उद्देश्य था राजकीय आमदनी में वृद्धि करना। और जो ग्रामीण मध्यस्थ हैं या जो मीडिएटर क्लास था ग्रामीण क्षेत्रों में, जो धीरे धीरे राजस्व वसूली के दौरान अपना भी हिस्सा उसमें रख लिया करता था और धीरे धीरे कितने शक्तिशाली ये हो गए थे कि जिसमें वो तलवार रखा करते थे, बड़े बड़े वो हाथियों पर, एक प्रकार के छोटे छोटे राजाओं के समान वो चला करते थे, पगड़ी पहनना। तो इस तरह वो राजा की सत्ता को चुनौती देते हुए प्रतीत होते थे, सुल्तानों की शक्ति को। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य हमने देखा भू राजस्व सुधार के पीछे, एक तो राजकीय आमदनी की वृद्धि करना, दूसरा ग्रामीण मध्यस्थों की शक्ति को कुचलना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे कहीं विद्रोह की संभावनाओं को जन्म दे दे। तो इन ग्रामीण मध्यस्थों को, जिनमें हमने पढ़ा होगा कि खुद मुकद्दम चौधरी इस प्रकार के नाम थे, जिनके जो पद थे, जो भू राजस्व की वसूली करते थे और उसमें सरकार का हिस्सा देने के बाद कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते थे वो। तो धीरे धीरे वो काफ़ी समृद्ध होते जा रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य है यहाँ पर ग्रामीण मध्यस्थों को कुचलना तो है ही, लेकिन राजकीय आमदनी में वृद्धि करना भी उसका सर्वप्रमुख उद्देश्य उसके लैंड रिफॉर्म्स का था। लेकिन शेरशाह के भू राजस्व सुधार का उद्देश्य कृषि उत्पादन में
वृद्धि करना और राजकीय आमदनी में वृद्धि के साथ साथ रैयत या किसान के हितों की सुरक्षा भी था। यानी यहाँ पर दोनों अलाउद्दीन खिलजी को भी देखें और शेरशाह सूरी के भू राजस्व सुधार के उद्देश्यों को, तो दोनों का उद्देश्य एक ही है कि राजकीय आमदनी में वृद्धि की जाए। लेकिन राजकीय आमदनी में वृद्धि ना कि लगान को बढ़ाकर बल्कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करके की जाए। साथ साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसानों के हितों की सुरक्षा भी किस प्रकार की जाए, क्योंकि यदि किसानों के हितों की सुरक्षा होगी तो किसानों के पास भी ये उनके पास एक उद्देश्य होगा कृषि करने का कि अगर अधिक उत्पादन हम करेंगे तो जो अधिक या सरप्लस प्रोडक्शन है उसको हम बेच सकते हैं या वो अपना हम उसका व्यापार कर सकते हैं या उसको अपने पास प्रयोग के लिए रख सकते हैं। तो इस प्रकार उनके सामने कई विकल्प खुले हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह की जो भू राजस्व सुधार की जो प्रक्रिया है उसको देखने पर अंतर स्पष्ट नज़र आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई, जिसको हमने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने समस्त खालसा भूमि, खालसा मतलब सरकारी भूमि को कहा जाता था उस समय, भूमि की पैमाइश यानी नाप कराई और इसमें उसने बिस्वा को आधार बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी की ये पद्धति को मसाहत पद्धति कहा गया, जो हमने सल्तनत काल के दौरान इसका अध्ययन किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति में एक दोष था कि उसने भूमि की पैमाइश तो करवाई लेकिन भूमि का वर्गीकरण नहीं करवाया, यानी भूमि की किस्म के आधार पर या उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको अलग अलग उसको बांटा नहीं। तो इस अर्थ में जिस किसान की भूमि अगर वेस्ट लैंड में आती है, बंजर है, या जिस किसान की भूमि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल या उर्वर है, दोनों को एक ही दर से लगान चुकाना पड़ता था, जबकि उसमें उत्पादन दोनों प्रकार की भूमियों में ज़मीन आसमान का अंतर देखा जा सकता था। यहाँ पर शेरशाह ने एक सुधार किया कि भूमि की पैमाइश के तो करवाई उसने या उसकी माप तो करवाई भूमि की, लेकिन उत्पादकता या प्रोडक्शन के आधार पर उसने भूमि का वर्गीकरण भी करवाया, जैसे उत्तम या अच्छी, मध्यम या मीडियम और निम्न या वेस्टलैंड या जो खराब लेवल की जो भूमि है। इस तरह अच्छी, खराब और बहुत ही खराब भूमि के आधार पर उसने भूमि को बांटा अलग अलग, किसकी भूमि की उर्वरता कम है, ज़्यादा है, और अलग अलग प्रत्येक किस्म की भूमि पर उसने बीघा को आधार बना करके साल भर के उत्पादन का आकलन निकाला कि अलग अलग प्रकार की गुणवत्ता की भूमि में कितना अनाज का उत्पादन होगा, और इस तरह तीनों किस्म की भूमि के औसत जो उसका उत्पादन होगा उसके आधार पर राज्य की दर को निर्धारित किया। और शेरशाह की इस पद्धति को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की प्रणाली को मसाहत कहा जाता है, जबकि शेरशाह की पद्धति जब्ती प्रणाली कही जाती है। इस अर्थ में हमें भू राजस्व के निर्धारण में शेरशाह की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति की तुलना में काफ़ी विकसित दिखती है। शेरशाह के अंतर्गत जो राज्य भू राजस्व की वसूली अनाज और नकद दोनों में चुकाने का विकल्प देता था, लेकिन राज्य का उद्देश्य नकद वसूली को प्रोत्साहित करना होता था कि नकद या कैश में उसको वसूली अगर हो तो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होता था राज्य के लिए। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके शेरशाह ने अलग अलग किस्म की फसलों पर अलग अलग दर निर्धारित की और इसके लिए दर तालिका बनवाई, जिसको रेट चार्ट कहा जाता था, या उसमें रय, जिसको रय भी कहा गया, जिसमें अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग जो लगान की दरें तय की गई थी उसका उल्लेख होता था। इसके अलावा शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की पद्धति लागू की। पट्टा या कबूलियत जिसको किसान को सरकार की ओर से दिए जाते थे, जिसे कबूलियत पत्र कहते थे, जिसको हम सेल्स डीड भी कह सकते हैं, यानी कि ये पट्टा या कबूलियत पत्र एक प्रकार से किसानों का अधिकार पत्र होता था, जिसमें ये स्पष्ट होता था कि किसान के द्वारा राज्य को कितनी राशि देना है। और शेरशाह की ये जो पद्धति, इसको रैयतवाड़ी नाम भी दिया गया या रैयतवाड़ी पद्धति, क्योंकि इसमें रैयतों को आधार बना करके सभी प्रकार के सुधार किए गए थे। तो इस तरह किसान और सरकार दोनों के हस्ताक्षर उस सेल्स डीड या कबूलियत पत्र पर होते थे, और इस पर हस्ताक्षर हो जाने पर ना तो किसान मुकर सकता था और ना ही सरकार। और किसान, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, किसान नकद और फसल दोनों रूपों में अपना लगान अदा कर सकता था, लेकिन जो तिजारती फसलें, तिजारती मतलब जो एक प्रकार से जो व्यापार के लिहाज से जो फसलें होती थी, जैसे कि गन्ना है, नील, फल है, इस प्रकार के जो व्यावसायिक फसलें हुआ करती थी, उसको लगान उसका वो नकद में लेने को प्रोत्साहित करता था। और इस शेरशाह ने जब भूमि की माप करवाई थी तो इसकी माप करने के काम में इसकी महत्वपूर्ण मदद की थी अहमद खान नामक एक व्यक्ति ने।
और टोडरमल अहमद खां का एक अधीनस्थ अधिकारी इसके समय में था। ये वही टोडरमल है जो आगे चल कर के अकबर के द्वारा भू राजस्व सुधार जब किए जाएंगे तो टोडरमल का महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। और शेर शाह ने भूमि की माप करने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। इसके अलावा लगान तो यहाँ पर 1/3 ही लिया जाता था, लेकिन इसके अलावा और भी कई प्रकार के कर थे, जैसे किसानों को जरीबाना या महासिलाना नामक कर देने पड़ते थे। जरीबाना जिसको कह सकते हैं ये सर्वेक्षण शुल्क था या उपज का 2.5% 2.5% हुआ करता था, या सर्वे चार्ज जिसको हम कह सकते हैं। जरीबाना को सर्वे चार्ज या सर्वेक्षण शुल्क कह सकते हैं, और महासिलाना या वसूली कर या कलेक्शन चार्ज जो कि वसूल करने वाले लोगों का हिस्सा ये होता था। तो ये अतिरिक्त कर भी किसानों को देना पड़ता था। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत जो भू राजस्व सुधार था उससे काफ़ी मायनों में शेरशाह का भू राजस्व सुधार अलग दिखाई पड़ता है। और राजकीय गोदामों में ऐसा नहीं है कि केवल लगान जो वसूली की गई और उससे अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए ही केवल उस पर ध्यान दिया, बल्कि राजकीय गोदामों में अनाज के रूप में सुरक्षित अनाज भी रखा जाता था ताकि प्राकृतिक आपदा के समय इसका उपयोग किया जा सके और किसान और जनता को किसी प्रकार का कालाबाजारी का सामना न करना पड़े, या जनता को कम दामों में प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी अनाजों को मुहैया कराया जा सके। इस तरह वो अपनी जनता के हितों का भी ध्यान रख रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजकीय कर्मचारियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली आरंभ की, लेकिन शेर शाह के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन का एक मानक एक ढांचा विकसित हुआ। एक सभी जगह सर्वव्यापी ढांचा उसके राज्य में विकसित हुआ और इसका उद्देश्य था कि लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम या मैनेजमेंट एक इस प्रकार का उसको प्रोत्साहन दिया जाए। और जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग खोला था जिसको दीवान अमीर को ही नाम दिया गया, जो कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए या भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का काम किए जा सकते हैं, उन्नत प्रकार के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना किसानों को। इस प्रकार से एक प्रबंधन जब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर शेरशाह के काल में हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि शेरशाह ने ऐसे कई कदम उठाए थे जो कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाएं, साथ साथ बंजर भूमि के विकास के लिए प्रयास किया उसने। यानी जो वेस्ट लैंड है किस तरह उसको भी कृषि करने योग्य भूमि में बदला जा सके। और स्थानीय प्रशासन या जो समय का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उससे जुड़े हुए अधिकारियों से ये अपेक्षा की गई कि वे किसानों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि ऋण की व्यवस्था की गई, जिसको तकावी ऋण या एडवांस लोन के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में हम सल्तनत काल में भी पढ़ चुके हैं। और राज्य की तरफ से सिंचाई या इरिगेशन के लिए कुएं और नहरों की व्यवस्था भी की गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि भू राजस्व सुधार के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह की पद्धति तो कई बातों में समानांतर रहती है, एक समान दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोनों के बीच अंतर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो भू राजस्व सुधार है भारत में मुस्लिम शासक के शासन के अंतर्गत एक आरंभिक प्रयोग था, तो वहीं शेरशाह की जो पद्धति है वो उसका हम कह सकते हैं कि काफ़ी विकसित रूप देख सकते हैं। और शेरशाह के द्वारा किए गए जो भू राजस्व सुधार है वो न केवल अकबर बल्कि ब्रिटिश प्रशासकों के लिए भी प्रेरक बने। ये अलग बात है कि कई बार इतिहासकारों ने शेरशाह की उपलब्धियों को उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों की व्याख्या करने में कई बार विवाद को भी जन्म दिया है। जैसे कि अब्बास खां शेरवानी है जो शेरशाह के बारे में लिखता है, काफ़ी शेरशाह के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें लिखता है और शेरशाह के व्यक्तित्व को काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताता है। तो वहीं पर ब्रिटिश इतिहासकार शेरशाह के मुकाबले अकबर शेरशाह को भी बढ़ाने चढ़ाने का प्रयास करते हैं। वहीं पर ब्रिटिश प्रशासकों ने जब बाद में आए यहाँ पर तो उन्होंने भी शेरशाह के आकार को कई बार अकबर से ज़्यादा बढ़ा करके पेश करने की कोशिश की। और शेरशाह के बारे में जितना भी कुछ लिखा गया है अधिकांश विद्वानों ने अफ़गान इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी के लेखन को ही आधार बनाया है। और ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा अकबर से ज़्यादा बड़ा व्यक्तित्व शेरशाह का प्रस्तुत करने के पीछे भी हमें उनका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। हम कह सकते हैं कि संभवतः मुग़ल साम्राज्य को वो अपना सबसे निकटस्थ शत्रु मानते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए भी शायद वो अकबर के आकार को छोटा करने के लिए शेरशाह के आकार को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। लेकिन फिर भी अकबर से पहले शेरशाह का होना
और उसके द्वारा उन समस्त प्रयोगों को करना जिसको आगे चल करके अकबर ने बहुत सारे सुधारों के साथ और विकसित रूप में उसने अपने शासनकाल के दौरान लागू किए। अपने आप में शेरशाह के ऊपर लगे इस प्रकार के तमाम विवादों को विराम देते हुए प्रतीत होते हैं और शेरशाह वास्तव में अपने इन सुधारों के लिए अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता रहेगा। इसके अलावा शेरशाह ने सैन्य क्षेत्र में भी सुधार किया। हालांकि शेरशाह का मानना था कि इतिहास के उन शासकों में शेरशाह है जो ये मानते हैं कि किसी भी साम्राज्य को अगर स्थायित्व देना है तो केवल सैनिक सफलता पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सक्षम और उन्नत प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करके ही साम्राज्य को स्थायित्व दिया जा सकता है। सेना के द्वारा साम्राज्य को हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसको बनाए नहीं रखा जा सकता। इसके लिए सुधार किया जाना आवश्यक है। अपने समर्थकों का जो एक समूह है उसके आधार को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए जब हमने प्रारंभिक शेरशाह के इतिहास के बारे में जब जाना तो किस प्रकार उसने अफ़गान अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और अपने आधार को बढ़ाने के लिए या अपने समर्थक वर्ग को तैयार करने के लिए जनता के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया, जिससे कि यदि अमीर उससे रुष्ट हो जाए तो कम से कम जनता का समर्थन उसे हासिल रहे। तो इस तरह शेरशाह एक सक्षम प्रशासनिक ढांचे के निर्माण पर बल देता है। इसके अलावा हम अफ़गानों को देखते हैं कि अकबर से पहले अफ़गानों ने ही भारत के सबसे बड़े सैनिक बाजार में प्रवेश किया। तो राजपूतों को मित्र बनाने की नीति आरंभ अगर हम कहें कि शेरशाह के काल से ही दिखाई पड़ती तो गलत नहीं होगा। शेरशाह ने इस दिशा में कार्य किया और इंडो इस्लामिक स्थापत्य का इसने विकास करने का प्रयास किया। तो काफ़ी हद तक अफ़गानों ने उन सभी परंपराओं की नींव डाल दी थी तो जिसको आगे चल कर के मुग़लों ने काफ़ी एक उन्नत रूप प्रदान किया। सैन्य क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रचलित दाग और हुलिया की जो प्रथा थी, उसमें जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, जिसके जो गुण है या जो इसके पीछे दाग और हुलिया को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य क्या है, जिससे कि अपनी सेना की विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सके। किसी प्रकार के नकली या ख़राब किस्म के घोड़े या नकली सैनिक जिसमें दुश्मन के रूप में सेना में भर्ती हो सकते थे दुश्मनों के सैनिक, इस प्रकार की संभावनाओं को रोकने के लिए दाग और हुलिया के सिस्टम को जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था उसको शेरशाह ने भी लागू किया। तो इस तरह शेरशाह ने अपनी सैन्य सुधारों में अपने पूर्ववर्ती शासकों की परंपराओं को आगे तक बढ़ने दिया। इसके अलावा शेरशाह ने अपने शासन में सबसे प्रमुख प्रशासनिक तंत्र को विकास करने पर जोर दिया और राज्य की आमदनी की वृद्धि के लिए भू राजस्व सुधार में प्रयोग किए और न्याय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे कि राज्य में व्यापार संबंधी जो सुविधाएं हैं वो व्यापारियों के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से प्रदान की जा सके और किसी भी प्रकार के न्याय शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था उसने सुनिश्चित की। और इस प्रकार शेरशाह ने थोड़े ही समय में भारत में जो सूर साम्राज्य स्थापित हुआ, जो बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल पाया, लेकिन जितने भी समय तक ये सेकंड अफ़गान अम्पायर या द्वितीय अफ़गान साम्राज्य भारत में रहा, इसे भारत में आगे आने वाले अकबर महान या मुग़ल साम्राज्य के महान बादशाह अकबर के संदर्भ में या उसके पथ प्रदर्शक के रूप में याद किया जाता रहेगा।